साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से जो डेली करंट अफेयर प्रकाशित किया जाता है, उसी को हम लोग, जो कि 25 अगस्त 2021 के करंट अफेयर हैं, उनको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया ने, अर्थात नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का शुभारंभ किया है। तो देखिए, यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल, ये पूरा नाम ही है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDC-TIA, इस परियोजना का यह हिस्सा है। NDC-TIA अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल, यह 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। कितने संगठनों का? 7 संगठनों का। यह संपूर्ण एशिया में शून्य उत्सर्जन परिवहन की ओर एक आदर्श संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चीन, भारत और वियतनाम को शामिल करेगा। किसको? चीन, वियतनाम और भारत को। यह परियोजना इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का हिस्सा है और नीति आयोग भारत के लिए इसका कार्यान्वयन भागीदार है। मतलब भारत का प्रतिनिधित्व जो इसमें कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। ज्ञातव्य है कि परिवहन क्षेत्रक है, ये भारत में तीसरा सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक क्षेत्रक है। विकार्बनीकरण अर्थात डीकार्बनाइजेशन की दिशा में किए गए जो प्रमुख उपाय हैं वो कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज मिशन, इंग्लिश में कहें तो नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। इसके माध्यम से परिवर्तनकारी इलेक्ट्रिक वाहनों या इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्नत सेल रसायन बैटरी भंडारण, विनिर्माण और विकास के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI योजना आरंभ की गई है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग फेम के नाम से जानते हैं, फेम इंडिया, इस योजना को लागू की गई है। और यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को शक्ति प्रदान करने वाली जो लिथियम आयन बैटरी है, इससे संबंधित जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? तो उच्च वोल्टेज पर अत्यधिक गर्म होने और क्षतिग्रस्त होने का इनको खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसी बैटरियों की क्षमता का समय के साथ साथ लोप होने लगता है, इन्हें चार्ज करने में अधिक समय लगता है। और साथ ही लिथियम के लिए आयात पर निर्भरता, चूँकि भारत में लिथियम का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है, और इसकी जो आयात निर्भरता कहाँ पे है? ये लिथियम ट्रायंगल, जो 3 कंट्री हैं आपके दक्षिण अमेरिका के, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, इन्हें ही लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है क्योंकि यहीं से सप्लाई होती है। तो जो लिथियम ट्रायंगल तक ही सीमित है। यहाँ मैप आप एक बार देख सकते हैं, ये आपका मैप है दक्षिण अमेरिका का, जिसके 3 देशों को यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो ये ट्रायंगल एक तरीके का बनाते हैं ना, तो ये ट्रायंगल जो है ये लिथियम ट्रायंगल कहलाती है। तो याद रखिए लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन है? तो चिली, बोलिविया और आपका अर्जेंटीना। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु आर्थिक मानदंड का ही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह जो निर्णय है एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। ज्ञातव्य है कि इस याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमी लेयर के लिए मानदंड तय करते समय केवल आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को उपवर्गीकृत करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। यह अधिसूचना हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण अधिनियम 2016 के तहत जारी की गई थी। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। क्या? कि 6 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय वालों को नवोन्नत वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा। हालांकि मूल रूप से वर्ष 2016 की इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सरकार अधिसूचना द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा ऐसे अन्य घटकों जो उचित समझे पर विचार करने के बाद नवोन्नत वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर के रूप में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को निकालने के लिए मानदंड तथा पहचान निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट करेगी। तो देखिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह जो अधिसूचना जारी की गई हरियाणा सरकार के द्वारा, यह वर्ष 1992 में जो इंदिरा साहनी वाद रहा है, इसके में जो निर्णय आया है उस निर्णय में घोषित कानून का उल्लंघन करती है। इंदिरा साहनी वाद के निर्णय में घोषित किया गया था कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वे लोग शामिल किए जा सके जिन्हें आरक्षण की
अधिक आवश्यकता है। न्यायालय ने रेखांकित किया है कि पिछड़े वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य बातों को देखें जो विमर्श के मुद्दे हैं। इसमें क्रीमी लेयर से तात्पर्य क्या है? ओबीसी के तुलनात्मक रूप से अग्रणी, बेहतर शिक्षित और सामाजिक रूप से संपन्न सदस्यों से। देखिए, तुलनात्मक रूप से अग्रणी, बेहतर शिक्षित और सामाजिक रूप से संपन्न, यह शब्द जो आपका क्रीमी लेयर वाला शब्द है, यह सत्यनाथन आयोग द्वारा वर्ष 1971 में, कौन सा आयोग द्वारा? सत्यनाथन आयोग के द्वारा वर्ष 1971 में प्रस्तावित किया गया था। इसने यह अनुशंसा की थी कि क्रीमी लेयर को कोटा लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। इंदिरा साहनीवाद जो कि 1992 का वाद था, इसके निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर को कोटा लाभ से बाहर रखा जाएगा। वर्ष 2018 में संविधान पीठ के एक निर्णय के उपरांत यह अवधारणा जो है SC/ST समुदायों पर भी लागू होती है। 2018 में संविधान पीठ पर जो निर्णय दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी में प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए से अधिक आय वाले सदस्यों को क्रीमी लेयर के रूप में परिभाषित करती है, केंद्र सरकार करती है। आगे चलते हैं। ब्रह्मोस एयरो स्पेस ने उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो देखिए, ब्रह्मोस में जो है ये ब्रह्मपुत्र एवं मोस्कवा नामक 2 नदियों के नाम पर है। ब्रह्मपुत्र आपकी भारत की है और मोस्कवा जो है आपकी रशिया की नदी है। तो ये जो ब्रह्मोस एयरो स्पेस है, ये भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO तथा रूस के NPO मशीनो स्ट्रोएनिया NPO अर्थात NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ये जो आपका ब्रह्मोस एरो स्पेस है। ब्रह्मोस एरो स्पेस ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ब्रह्मोस वायु से सतह पर प्रहार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी उड़ान की सीमा लगभग 300 किलोमीटर है। रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में बात करें कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DICS के बारे में। DIC एक ऐसे मार्ग या पथ को संदर्भित करता है जिस पर अवस्थित कुछ चयनित स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME द्वारा रक्षा उपकरणों का घरेलू उत्पादन किया जाता है। इनका उद्देश्य रक्षा बलों की परिचालन क्षमता में वृद्धि करना है। ये गलियारे विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के मध्य बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ परस्पर व्याप्त हैं। सरकार द्वारा ऐसे 2 गलियारे, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। अब ये जो आपका रक्षा औद्योगिक गलियारे, इनका महत्व क्या है? तो ये गलियारे रक्षा उपकरणों के आयात में कमी लाएंगे और अन्य देशों में इन उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत हथियार आयातक देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है और इसके अतिरिक्त ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करेंगे, यह जो योजना लाई गई है। और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये निजी घरेलू निर्माताओं, MSME और स्टार्टअप्स के विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 ये आपके औद्योगिक क्षेत्र गलियारे हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारे, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये आपका आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, तो इन आपके 6 जगहों पर झांसी, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट, ये 6 जिले शामिल हैं। जबकि तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में कितने जिले शामिल हैं? इसमें आपके 5 जिले कोयम्बटूर, होसूर, चेन्नई, सलेम और तिरुचिरापल्ली शामिल हैं। अगला है वित्त वर्ष 2021 से पहले, इधर देखते हैं पहले। नई शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 1 वर्षीय उपलब्धि पर पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका में नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख पहलों के साथ ही नीति की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे विद्या प्रवेश, यह कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह का विद्यालयी शिक्षा तैयारी मॉड्यूल है। शिक्षा प्रणाली को सक्रिय और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संस्थान नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR की मूल योजना की परिकल्पना की गई है।
छात्रों के अधिगम अर्थात सीखने के परिणामों पर ध्यान देने के साथ निष्ठा एक ऐप है, निष्ठा या पोर्टल है निष्ठा, जिसका पूरा नाम है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा के तहत जो है माध्यमिक स्तर के, कौन से स्तर के, तो माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और शिक्षकों को सहायता एवं परामर्श देने के लिए दीक्षा, जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा के अंतर्गत निपुण भारत आधारभूत और संख्यात्मक उपायों को विकसित किया गया है। निपुण ये खुद एक एप्लीकेशन है या पोर्टल है, निपुण भारत आधारभूत और संख्यात्मक, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, नुपुन, इसका पूरा शॉर्ट नाम क्या है, नुपुन। भारत मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक का प्रत्येक छात्र पढ़ने, लिखने और अंगणित में सीखने की वांछित क्षमता प्राप्त कर सके। आरंभ की गई नई पहलें क्या हैं, तो संयुक्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का वर्चुअल स्कूल अपनी तरह की प्रथम पहल है। यह वर्चुअल लाइव क्लासरूम और वर्चुअल लैब के माध्यम से उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। महामारी के समय भौतिक रूप से स्कूलों के बंद होने के दौरान शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT ने वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर नामक दिव्यांगों के लिए सुलभता संबंधी मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाएगी। कुछ अन्य फैक्टरों को देखते हैं। विद्यालयों के लिए जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें लाई गई हैं, तो 10+2 से 5+3+3+4 तक परिवर्तन किया गया। वर्तमान 10+2 प्रणाली, जिसमें पुरानी शिक्षा नीति कक्षा 1 से 10 तक मतलब 6 से 16 वर्ष की आयु और तत्पश्चात 11-12 आयु जो है 16 से 18 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा को समाहित करती है, के स्थान पर अब 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा, जिसमें 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा है, फिर 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज में लाया जाता है, फिर आपका 3 वर्ष के लिए मिडिल स्कूल स्टेज में, फिर 3 वर्ष और सेकेंडरी स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में 3 वर्ष, फिर मिडिल स्कूल स्टेज में 3 वर्ष और फिर सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष। इस प्रकार से कुल आपका 5+3+3+4 हो गया। देखिए बहुविषयक, इसकी जो एक विशेषता और क्या है, बहुविषयक। तो सभी संकायों में विषयों को चुनने का लचीलापन, सभी विषयों को प्रवीणता के 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा प्रणाली में लचीलापन, बोर्ड परीक्षा केवल मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए प्रतिरूपकीय, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक बन सकती है और इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। बहुभाषी, जैसे पहले बोर्ड का एग्जाम 1 बार होता, तो इसी प्रकार का एग्जाम जो है यहाँ पर 2 बार होगा। बहुभाषी, कक्षा 8 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा को वरीयता के साथ त्रिभाषा नीति जारी रखना। बैग रहित दिवस, स्कूली छात्रों के पास 1 वर्ष में 10 बस्ता रहित बैगलेस दिवस होंगे, जिसके दौरान उन्हें उनके पसंद के व्यवसाय अर्थात अनौपचारिक इंटर्नशिप के संपर्क में लाया जाएगा। विश्वविद्यालयों के लिए इसमें क्या प्रावधान है, तो विद्वतावादी मूल्यांकन परीक्षा शैट जैसे विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष में 2 बार सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। 4 वर्षीय स्नातक, तो 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। एक विराम के उपरांत डिग्री पूर्ण करने के विकल्प के साथ मिड टर्म ड्रॉप आउट को क्रेडिट दिया जाएगा। कोई संबद्धता नहीं। आगामी 15 वर्षों में कॉलेजों को डिग्री देने की श्रेणीबद्ध स्वायत्ता दी जाएगी। आगामी 16 वर्षों में कॉलेजों को डिग्री देने की श्रेणीबद्ध स्वायत्ता दी जाएगी। विश्वविद्यालयों से संबद्धता समाप्त होगी। इस प्रकार उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। शुल्क सीमा, उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस आपके जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसमें। इसके अलावा वैश्विक प्रसार क्या है, वैश्विक अग्रणी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की सुविधा दी जाएगी। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है इसमें
वित्त वर्ष 2021 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत व्यय में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय 3.62% बढ़ करके 22,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इससे तात्पर्य व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समेकित करने की प्रतिबद्धता को प्रविष्ट करता है। भारत प्रथम देश बन गया है जिसने अपने नए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR गतिविधियों को आरंभ करने और CSR पहलों को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को विधिक उत्तरदायित्व घोषित किया है। कंपनियां संशोधन नियम 2021, कंपनियां निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संशोधन नियम 2021। नकारात्मक सूची अर्थात व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के तहत की जाने वाली गतिविधियों, राजनीतिक योगदान आदि को CSR की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित CSR राशि का प्रबंधन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि परियोजना एक संचालनरत परियोजना है या नहीं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वितरित निधि का उपयोग अनुमत उद्देश्यों के लिए किया गया है। साथ ही वह संचालनरत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निधि आवंटन और समय सीमा की निगरानी भी करेगा। कंपनियों द्वारा CSR परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य है। तो CSR की प्रयोज्यता की बात करें तो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवर्त या टर्नओवर वाली या 5 करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध लाभ कम वाली कंपनी हेतु यह अनिवार्य है। CSR का जो प्रावधान है, कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2% निमित्त सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति के अनुसरण में व्यय करेगी। अब कुछ चीज़ें जो सुर्खियों में रही उनको देख लेते हैं। तो मिशन सागर के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO कंटेनर की सुपुर्दगी हेतु भारतीय नौसेना का INS एरावत इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गया है। मिशन सागर वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था। यह हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा संचालित एक पहल है। यह हिंद महासागरीय क्षेत्र में संचालित सागर पहल, जिसका पूरा नाम है सभी की सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, शॉर्ट में सागर कहते हैं, इससे भिन्न अन्य उद्देश्य हेतु आरंभ किया गया एक अभियान या मिशन है। भारत द्वारा सागर पहल को हिंद महासागरीय क्षेत्र इंडियन ओशियन रीजन में स्थित अपने समुद्री पहाड़ियों के साथ समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु सामरिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में आरंभ किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य योजना। वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 11वीं ब्रिक्स बैठक की मेजबानी की है। तो कौन सी बैठक थी? 11वीं ब्रिक्स बैठक थी। इस कार्य योजना का उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण एवं आतंकवाद का मुकाबला, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करना है। ब्रिक्स में कौन से 4 देश हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना होती है और विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है। यह जो आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। यह समूह जो है वैश्विक आबादी के 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह वैश्विक आबादी के 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के GDP के 24% का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में देखें तो यह भारतीयों और अन्य नागरिकों को तालिबान प्रभावित अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत द्वारा संचालित एक जो है निकासी मिशन है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के उपरांत से भारत ने अब तक 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान से या अफगानिस्तान के बाहर निकाल लिया है। अगला है निधि कंपनियां। तो सरकार ने हितधारकों को सचेत किया कि 348 कंपनियां निधि कंपनियों के रूप में घोषित
किए जाने हेतु तो आवश्यक अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रही हैं। निधि कंपनियां होती क्या? इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शासित किया गया है। निधि नियम 2014 के तहत एक निधि एक कंपनी है। निधि नियम 2014 के तहत निधि क्या है? एक कंपनी है जिसे अपने सदस्यों के बीच मितव्ययिता और बचत की आदत विकसित करने तथा अपने सदस्यों के पारस्परिक लाभ हेतु कुल उनसे ही जमा राशि प्राप्त करने और उन्हें ऋण देने के उद्देश्य से निधि के तौर पर निगमित किया गया है। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC की एक विशेष श्रेणी में रखा गया है और भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें निर्देश जारी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि प्रतिष्ठा RBI के अधीन जो है ये नहीं होते हैं, जो निधि कंपनियां होती हैं। यद्यपि इन्हें NBFC पर लागू RBI अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। अगला है चांगथांग और पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है। ये जो आपका संस्था है, ये सड़कें भारतीय चीन सीमा के निकट लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों में निर्मित की जाएगी। इस निर्माण परियोजना में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध 2 मीटर जल की झीलें यथा तोशो मोरारी और पेंगोंग झील शामिल हैं। इस बोर्ड ने पंगालेखा वन्यजीव अभयारण्य के समीप सुरक्षित रसद सहायता आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी सिक्किम में एक सीमा चौकी के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। सिक्किम में चोला रेंज के नीचे स्थित पंगोलखा रेंज सिक्किम को भूटान से पृथक करती है। सिक्किम को जो है वो भूटान से पृथक करती है। विशिष्ट अल्पाइन समशीतोष्ण उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों वाले इस अभयारण्य में जयलपला के आसपास उच्च तुंगता वाली झीलें स्थित हैं। क्योंकि विशिष्ट अल्पाइन समशीतोष्ण उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों वाले इस अभयारण्य में जेलेपला के आसपास उच्च तुंगता वाली झीलें स्थित हैं। अगला है नियो बेल्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का प्रथम स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर विकसित किया। इसे नियो बोल्ट नाम दिया गया है। यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। नियो बोल्ट, तो याद रखिएगा नियो बोल्ट है क्या? ई संजीवनी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत संपूर्ण भारत में अब तक 1 करोड़ से अधिक टेली परामर्श प्रदान किए जा चुके हैं। ई संजीवनी के बारे में बात करें तो ई संजीवनी एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन तंत्र है। इसे आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 1,55,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्थापित किया जा रहा है। अगला है पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। और हाँ, आपका जो ई संजीवनी इसके बारे में और थोड़ा देखिएगा। इसे प्रगत संगठन विकास केंद्र अर्थात CDAC इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है। हम लोग बात करेंगे सिख पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के। अफगान संकट को देखते हुए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप या स्वरूपों में से एक को समुचित आचार संहिता जो उसके लिए मर्यादा दिखाई जाती है, रेहत मर्यादा का पालन करते हुए अफगानिस्तान से भारत लाया गया। स्वरूप वस्तुतः ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक भौतिक प्राप्ति है। इसे पंजाबी में बीर भी कहा जाता है। प्रत्येक बीर में 1430 पृष्ठ होते हैं जिन्हें अंक कहा जाता है। वो प्रत्येक पृष्ठ पर एक समान छंद से लेखांकित किए गए हैं। इन गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में यदि बात करें तो यह 6 सिख गुरुओं 15 संतों 11 भाटों अर्थात लोक गायक और 4 सिखों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है। छंदों की रचना 31 रागों से की गई है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा ई संजीवनी मिशन के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं टेम्पल माउंटेन यरूशलेम। तो इजराइल द्वारा वर्ष 1967 में जॉर्डन देश से यरूशलेम के पुराने शहर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत से यह टेम्पल माउंटेन पर एक धार्मिक संतुलन बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहा है। यहाँ केवल मुस्लिमों को ही प्रधानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि यहूदी नीचे वेस्टर्न वाल पर ही प्रार्थना करते हैं।
हाल ही में इजरायल सरकार ने यहूदियों की पूजा अर्चना की बढ़ती मांग को देखते हुए यहूदियों को वहां प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान कर दिया। हालांकि यह एक ऐसा परिवर्तन है जिससे यहाँ अस्थिरता में बढ़ोतरी हो सकती है और संभावित रूप से इस क्षेत्र में धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है। इस देश ने कोविड-19 यात्रा नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर भारतीय राजनयिकों पर नियमों के उल्लंघन या अपौंचन का आरोप लगाते हुए भारतीय उड़ानों पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित जो पापुआ न्यू गिनी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगनीविले और बुका तथा अन्य छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं। आप ये मैप में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। शिवराम राजगुरु, जिनकी जन्म 24 अगस्त 1908 को होता है, मृत्यु 23 मार्च 1931 को होता है। एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRE की सदस्यता ग्रहण की थी। वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर व अन्य के द्वारा ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। पहले जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, सोशलिस्ट नहीं जुड़ा हुआ था, बाद में इसमें सोशलिस्ट भी जोड़ दिया गया। भगत सिंह और सुखदेव के साथ जो है शिवराम राजगुरु जो हैं, ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ शिवराम राजगुरु भी जो है 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल रहे थे। आगे देखें, सैंडर्स की हत्या साइमन कमीशन के विरोध 1928 के दौरान घायल हुए लाला लाजपत राय की शहादत का प्रतिशोध लेने हेतु की गई थी। हालांकि तीनों क्रांतिकारियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें लाहौर में मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 25 अगस्त के करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।